आ गई भाई, आ गई। सितंबर 2025 एंड ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट वाले बच्चों के लिए मेरी चैनल पे वीडियो आ गई। सो हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त देव शाह एंड आज हम बात करने वाले हैं फुल फ्लेजेड, आई वुड से मैं आपको देने वाला हूं फुल फ्लेजेड सब्जेक्ट वाइज गाइडेंस फॉर योर सीए इंटर अटेम्प्ट सितंबर 2025 या उसके बाद अगर आपका अटेम्प्ट है एंड अगर आपने अपनी प्रिपरेशन शुरू नहीं की है या कर भी दी है, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका धर्म है, आपका अधिकार है एंड आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें और इस वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा इंसाइट्स ले लें। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सीधे शुरू करते हैं हमारे पहले सब्जेक्ट के साथ, दैट इज़ एडवांस्ड अकाउंटिंग। अब जैसे ही एडवांस्ड अकाउंटिंग पेपर का मैं आपके सामने नाम लेता हुआ है ना, मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आती है जो मैंने थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ अ मेकर और योर ब्रेकर पेपर एंड यू हैव टू विन इट। एडवांस्ड अकाउंटिंग का पेपर कितना भी कठिन आ जाए, बट तुम्हें एडवांस्ड अकाउंटिंग के पेपर में कर हर मैदान फतेह वाला अप्रोच लेकर ही जाना पड़ेगा मेरे भाई। क्यों पता है? पहला पेपर है। अगर पहला पेपर अच्छा नहीं गया तो बाकी कोई भी पेपर अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि पहले पेपर अच्छा ना जाने का अंडर कॉन्फिडेंस तुम्हें पूरे बाकी पेपर्स में अफेक्ट करेगा। तो इस पेपर में बहुत अच्छी प्रिपरेशन चाहिए, ठीक है। इसी के अलावा इस पेपर में दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक तो बिग चैप्टर्स के क्वेश्चंस आते हैं और एक आते हैं स्मॉल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चंस। एंड यू नो, स्मॉल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा कंसेप्चुअल होते हैं, ज़्यादा शॉर्ट टू सॉल्व होते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको एएस बेस्ड क्वेश्चंस इस पेपर में ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाने चाहिए। इसी के अलावा बैलेंस शीट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक बेसिक शेड्यूल 3 वाला फॉर्मेट तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। आई हैव सीन दैट ICAI हैज़ डिडक्टेड मार्क्स फॉर नॉट मेंटेनिंग एडिक्वेट एंड रिक्वायर्ड मिनिमम रिक्वायर्ड फॉर्मेट फॉर PNL एंड बैलेंस शीट ऑल्सो, ठीक है। वहाँ पे आधे आधे मार्क्स कटते हैं। बाकायदा एक एस्पिरेंट ने मुझे फोटो भेजा था जहाँ पर इंस्टीट्यूट ने उसके मार्क्स काटे थे। तो प्लीज़ फॉर्मेट अच्छी तरह से मेंटेन करना। बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल का मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट एक बेसिक फॉर्मेट होना चाहिए। फिर काफ़ी बच्चे यहाँ पे पूछते हैं कि केस स्टडीज़ एंड MCQs की प्रिपरेशन कहाँ से करनी चाहिए। सो वेरी वेरी सिंपल। देखो, केस स्टडी क्या होगा पता है? एक बड़ा चैप्टर वो लोग लेंगे, उसका एक बड़ा सम लेंगे, उसको अलग, उस सम के अलग अलग स्टेप वाइज हर एक स्टेप पे आने वाले आंसर को वो लोग एक MCQ का आंसर बना देंगे। जैसे मैं बोलता हूँ कैश फ्लो में आप कैसे सॉल्व करते हो, यू टेक आउट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, देन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, देन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फिर निकलता है ना नेट कैश फ्लो कितना हुआ है, तीनों को एडलेस करके। तो वो लोग एक केस स्टडी देंगे, वो लोग क्या करेंगे, 4 MCQ पूछेंगे। पहले MCQ में डालेंगे बताओ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना है, ABCD। वैसे ही MCQ नंबर 2 फाइनेंसिंग, MCQ नंबर 3 इन्वेस्टिंग, MCQ नंबर 4 नेट कैश फ्लो। वैसा तो इस तरह से प्रिपेयर करके जाना है। ये एक तरीका है। या फिर दूसरा तरीका है इनका, मैंने ये नोट किया है कि 5-6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कंबाइन करेंगे, एक केस स्टडी बनाएंगे। जैसे मैं बोलता हूँ मैंने AS2, AS10 और AS11, AS15 और AS16, रैंडम नाम ले रहा हूँ। ये 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कंबाइन करके उसकी जो भी इंफॉर्मेशन थी उसको एक स्टोरी फॉर्म में डाल के मैंने केस स्टडी बना दिया एंड 5 MCQs की अलग अलग कंसेप्ट्स पे मैंने 5 अलग अलग MCQs डाल दिए। वैसा समझा? तो इस तरह से केस स्टडी आ सकती है। सो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप प्रिपेयर हो जाओ कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चंस मुझे आंसर करने हैं। एंड मेन चीज़, इस सब्जेक्ट को रिवाइज करने का जो बेस्ट मेथड है, मैं आपको यहाँ पे लिखकर भी बता रहा हूँ, दैट आप क्या करो, 2 या 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लो और साथ में एक बड़ा चैप्टर ले लो। दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ रिवाइजिंग एडवांस्ड अकाउंट्स। जस्ट अ मिनट। या अगला पेपर आता है आपका पेपर नंबर 2, दैट इज कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। अब जैसे ही कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज का पेपर मैं आपके सामने उसका नाम लेता हूँ, आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है क्या हमें सेक्शन नंबर्स याद करना जरूरी है? द आंसर इज बिल्कुल नहीं। सेक्शन नंबर्स याद करना उतना जरूरी नहीं है, बट क्या याद करना जरूरी है और कैसे तुम्हें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है वो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। सबसे पहले तुम्हें नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करना आना चाहिए। देखो यार, यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन 21 क्लियर डेज एंड 21 नॉर्मल डेज। यू शुड नो कि कौन से सेक्शन में दोनों डेज, फर्स्ट एंड लास्ट डे दोनों डेज इंक्लूसिव है और कौन से सेक्शन में नॉर्मल प्रोविजन फॉलो करते हैं, मतलब फर्स्ट डे एक्सक्लूड्स एंड द लास्ट डे इंक्लूड्स। वैसा तो इस तरह से अगर तुम नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करना सीखोगे हर एक सेक्शन में, ट्रस्ट मी तुम एग्जाम में फतेह अली करके आओगे, सच्ची बता रहा हूँ। दूसरी चीज, ये तो मैंने नंबर ऑफ डेज की बात कर दी। दूसरी चीज, रेट्स एंड लिमिट्स, वेदर इट इज ग्रेटर देन 50 crores और ग्रेटर देन इक्वल टू 50 crores, वेदर इट इज लेस देन 100 crores और लेस देन इक्वल टू 100 crores। ये माइनर डिफरेंस है, मुझे पता है कि ये याद करने में जान निकल जाती है, बट तुम्हारे पास अभी बहुत टाइम है, तो तुम्हें अपना मैक्सिमम टाइम कहाँ पे इन्वेस्ट करना है मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ। अरे चिट्स बनाओ, बुक्स बनाओ, कलर पेन से लिखो जो तुम्हें चीज़ें याद नहीं आ रही है, वॉल चार्ट्स लगाओ, बट यही वो गेम है जो तुम्हें लॉ में जिताएगा। अब भी से बोल के रख रहा हूँ, ठीक है। फिर एक और चीज़,
काफ़ी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि हमें आंसर्स किस तरह से लिखने चाहिए। तो देखो लॉ में ना दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। एक वो क्वेश्चंस जो बड़े बड़े होंगे जिसमें तुम्हें कैलकुलेटिव आंसर देना पड़ेगा, जैसे आ गया कि ये कंपनी का इंफॉर्मेशन है, बताओ स्टेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स इट कैन एक्सेप्ट फ्रॉम पब्लिक। इस तरह से तुम्हें बैलेंस शीट देंगे, या ऐसा पहले भी हुआ है कि एक बैलेंस शीट दे दी है और बोले कैलकुलेट द नंबर ऑफ बोनस शेयर्स विच कैन बी इशूड बाय द कंपनी, इस तरह से। ठीक है, तो ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे ना, तो 3 पैराग्राफ में आंसर लिखने का। पहले पैराग्राफ में तो देखो लॉ क्या है, दूसरे पैराग्राफ में लिखो कि तुम्हारा केस क्या है और उस केस में एज पर लॉ क्या क्या कैलकुलेशंस होने जरूरी है, और वो सारे कैलकुलेशन सेकंड पैराग्राफ के साथ अटैच करके दिखा देना। एंड लास्ट में तुम्हारा कंक्लूजन कि क्या कंपनी कंप्लाई कर रही है या नहीं कर रही है। एंड अगर एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो सिंपल, पहले लॉ लिखना देन कंक्लूजन लिखना। क्योंकि काफी बार अदर लॉज में ये मैंने देखा, ये लोग कैसे पूछते हैं पता है कि एक फ्रेंड है वो है ना इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के ये रूल को इस तरह से इंटरप्रेट कर रहा है, तो तुम्हें पहले लॉ लिखना पड़ेगा कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का ये रूल कैसे क्या बोलता है, एंड एंड में यू हैव टू राइट द कंक्लूजन कि क्या तुम्हारा फ्रेंड सही कर रहा है या गलत कह रहा है, इस तरीके से। एंड द बेस्ट वे टू रिवाइज दिस सब्जेक्ट इज दैट हर एक चैप्टर में से कम 3 क्वेश्चन उठाओ, और 3 अलग अलग टाइप के उठाना कि यार एक मैंने कैलकुलेटिव बेस्ड उठा लिया, एक मैंने नॉर्मल उठा लिया, एक मैंने केस स्टडी बेस्ड उठा लिया एंड सॉल्व कर लिया। बेस्ट वे टू रिवाइज लॉ इज दिस। ठीक है, देन टैक्सेशन, वन ऑफ द मोस्ट डिबेटेबल सब्जेक्ट्स फॉर योर सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1। तो मैं तुम्हें एक क्लियरली चीज बता देता हूं, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट टिप, जो तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन चैप्टर्स दिख रहा है ना सेकंड वाले पॉइंट पे, ये वो क्वेश्चंस है, ये वो, एक मिनट, हाँ, ये वो चैप्टर्स है जहां पे हर अटेम्प्ट में डायरेक्ट 4 5 नंबर के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग योर एंटायर फोकस ऑन हेड्स ऑफ इनकम, ये चैप्टर्स पे अगर तुम ध्यान देते हो, छोटी छोटी चीजें बट ये चैप्टर्स पे तुम ध्यान देते हो, यू आर गोइंग टू इंक्रीज योर मार्क्स। कौन कौन से हैं? इनकम टैक्स में टीडीएस टीसीएस, रेसिडेंशियल स्टेटस, क्लबिंग एंड सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, एडवांस टैक्स, रिटर्न ऑफ इनकम। जहां तक मेरा आइडिया है जनवरी 25 अटेम्प्ट जो मोस्ट रिसेंट अटेम्प्ट है एज ऑफ नाउ, उसमें टीडीएस टीसीएस, उसमें टीडीएस टीसीएस पे क्वेश्चन आया है, उसमें सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड पे क्वेश्चन आया है, एंड उस पे रिटर्न ऑफ इनकम का क्वेश्चन आया है। अब मैं Jan 25 ये बोल रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बनाने से पहले जस्ट पहले मैंने वो पेपर देखा है। May 25 में भी आई एम 100% श्योर कि इसी में से पूछा है। ठीक है, इसी के अलावा जीएसटी में वैल्यू ऑफ टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, रजिस्ट्रेशन, रिटर्न्स अंडर जीएसटी एंड टैक्स इनवॉइसेस, ये चैप्टर्स पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो ये तुम्हें पक्के करना बहुत जरूरी है। फिर स्टेप मार्किंग इस पेपर में बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। इनकम टैक्स का पूरा 15 नंबर का क्वेश्चन अगर तुमसे नहीं बनता है, जस्ट बिकॉज जीएसटी का वो बड़ा क्वेश्चन तुमसे नहीं बनता है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस पेपर में फेल हो जाओगे। याद रखना, जितना किया है उस पर भरोसा रखो। अगर लॉ भी याद है, लॉ लिख कर आओ कि ये लॉ है, खत्म। इसके अलावा इस यू ऑल नो कि ये सब्जेक्ट में सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो मैं जनरली कहता नहीं हूँ, बट इस सब्जेक्ट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम अपने खुद के कंसाइज नोट्स बनाओ। टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस भाई साहब बहुत बड़ा है, वी ऑल नो इट। तो अगर इस सब्जेक्ट में क्वेश्चन कंसाइज नोट्स नहीं बनाए, प्रॉब्लम हो जाएगी भाई। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द लास्ट स्टेप फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज दैट अगर रिवाइज करने बैठ रहे हो, डोंट ओनली फोकस ऑन इनकम टैक्स और डोंट ओनली फोकस ऑन जीएसटी, दोनों को साथ साथ में लेके चलो। जैसे मैं बोलता हूँ कि मैंने पहले जीएसटी में सप्लाई अंडर जीएसटी एंड इनकम टैक्स में रेसिडेंशियल स्टेटस, इस तरह के 2 चैप्टर्स मैंने रिवाइज किए। अगले दिन में 1 चैप्टर इनकम टैक्स का, 2 चैप्टर जीएसटी के, ऐसा रिवाइज किया। समझ रहे हो? तो दिस वॉज ऑल अबाउट ग्रुप 1। नाउ ग्रुप 2 का आपका पहला पेपर, दैट इज पेपर नंबर 4, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पता है सबसे बड़ा गेम क्या है? 2 गेम्स है सबसे बड़े। एक तो फॉर्मूला के पीछे उसका और मेथड के पीछे उसका लॉजिक समझना और सही यूनिट्स में कन्वर्ट करना। तुम देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, सर्विस कॉस्टिंग है, ये सारे ऐसे चैप्टर्स है ना जहां पर तुम फेवरेबल का एडवर्स लिख दोगे वेरिएंस, एडवर्स का फेवरेबल लिख दोगे वेरिएंस, या सर्विस कॉस्टिंग में यूनिट्स में कन्वर्जन में गलती करोगे। इंस्टीट्यूट ने पर आवर में आंसर दिया है, तुम पर डे में आंसर दे रहे हो, तुम पर डे को पर आवर में कन्वर्ट करना भूल गए, तो तुम्हारा आंसर गलत आया फाइनल। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मेन चीज, अगर फॉर्मूला पढ़ रहे हो, मेथड, अगर आपके फैकल्टी ने अपने को कोई मेथड बताया है तो मेथड के पीछे क्या लॉजिक है, जब तक ये नहीं समझोगे कॉस्टिंग में राहत नहीं मिलने वाली है। फिर मैं मानता हूं, देखो मैंने खुद ने लिखा है, मैं मानता हूं कॉस्टिंग ट्रिकी है, बट कब तक ट्रिकी है? सिर्फ तब तक ट्रिकी है जब तक तुम इस चीज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ना समझ सको, ट्रस्ट मी। और लेकिन हमने तो इंडस्ट्री में काम ही नहीं किया, तो हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ समझने बैठे? अरे देखो, तुम्हारे पास एक बहुत अच्छी चीज़ है जहाँ पे तुम्हें किसी भी चीज़ का जवाब मिल सकता है, दैट इज़ गूगल।
देखो कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहाँ पे प्रैक्टिकली यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है। देखो तुम अपने एंड से जितना रिसर्चेटिव बनोगे तुम्हारा नॉलेज उतना ही इस सब्जेक्ट में बढ़ेगा, तुम्हारा मजा इस सब्जेक्ट में उतना ही बढ़ेगा। हम इनिशिएटिव नहीं लेते, हम एग्जाम को एग्जाम के तरीके से देखते हैं। सीए एग्जाम्स में ऐसा नहीं होता है, रिसर्चेटिव बनना पड़ेगा थोड़ा सा। एंड याद रखना इस चैप्टर में ना कुछ इस सब्जेक्ट में कुछ ऐसे चैप्टर्स है जिसमें फॉर्मूलाज एंड फॉर्मेट्स है, जैसे कॉस्ट शीट हो गया, मार्जिनल कॉस्टिंग, मटेरियल कॉस्टिंग। फॉर्मूलाज है, उनके पीछे का लॉजिक है। कॉस्ट शीट फॉर्मेट बेस्ड चैप्टर है, तो ऐसे चैप्टर्स पे मुझे लगता है तुम्हें थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर्स है जो तुम्हें एग्जाम में मार्क्स कमा के देते हैं। मूविंग टू पेपर नंबर 5, ऑडिटिंग एंड एथिक्स। भाई साहब इस पेपर के लिए तो मेरे को इतना सुनने मिलता है ना, जैसे ग्रुप 1 में टैक्स नहीं है वैसे ग्रुप 2 में ऑडिट के लिए बहुत सुनने मिलता है। मैं तुम्हें बताता हूँ ऑडिट में कैसे राहत फतेह अली तुम्हें क्या करना है, अचीव करना है। सबसे पहली चीज, ऑडिट की सबसे बड़ी चैलेंज पता है क्या है? इस सब्जेक्ट की वोकैबुलरी को समझना। पहली बार जब कोई बंदा ऑडिट पढ़ता है ना, उसके मुंह से पता है क्या निकलता है? जबा, अबा दबा, जबा जबा, यही निकलता है। क्यों? आधी से ज़्यादा वोकैबुलरी समझ में ही नहीं आती है। मैं तो भाई इंटर में था ना, ऑडिट लेके बैठता था ना, माइदा में मेरी ऑडिट में एग्जामिशन आई है, कैसे आई है वही बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, मैं गूगल को बाजू में ही लेके बैठता था। ऑडिट का सेल्फ स्टडी का सेशन आया, मेरे को कम से कम 15 से 20 बार गूगल करना ही पड़ता था। अबे इसका क्या मतलब है, ऑथर अबे आईसीआई ने ये वर्ड को इस सेंटेंस में क्यों ऐसे घुसेड़ा है, मेरे को 10-15 बार गूगल मारना पड़ता था। बट ट्रस्ट मी, उसी से मेरा ऑडिट स्ट्रांग हुआ है। फिर ऐसे नंबर्स एंड एप्रोप्रिएट टाइटल इज द की टू एक्यूरेसी माय डियर फ्यूचर ऑडिटर्स। तुम ऐसे नंबर्स और टाइटल्स ऑडिट में याद नहीं रखोगे ना, देखो लॉ में एक बार सेक्शन नंबर याद नहीं रखोगे, आई कैन एक्सेप्ट इट, बट ऑडिट जो तुम्हारे सीए का कोर है, अगर उसमें ही तुम्हें ऐसे नंबर याद नहीं रहेंगे अभी से, या एप्रोप्रिएट टाइटल याद नहीं रहेगा ऐसे का, तो कैसे चलेगा? आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क्स ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स बाय ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। ये क्यों याद है मुझे अभी तक? मैंने समझ के पढ़ा था उस वक्त, ऐसे 315 ऐसे तुम्हें याद होना चाहिए, ऐसे ऐसे याद होना चाहिए, क्योंकि समझ के पढ़ा था। सिचुएशन एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एग्जाम में काफी बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें तुमको समझ में ही नहीं आता है कि यार करे तो करे क्या, करे तो करे क्या, ये क्वेश्चन में क्या कहां से ये लाके क्वेश्चन पूछ दिया है। हर अटेम्प्ट में होता है ना ऐसा, होता है, इंस्टीट्यूट डेलिबरेटली करती है। तो इस ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए तुम्हें थोड़ा सिचुएशन एनालिसिस सीखना पड़ेगा ना। व्हाट इज सिचुएशन एनालिसिस? क्वेश्चन जो बोल रहा है ना, अपने आप को अज्यूम करो एज एन ऑडिटर, और उस क्वेश्चन में अपने आप को अज्यूम करो। अगर क्वेश्चन बोल रहा है मिस्टर ए एन ऑडिटर, फिर पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है मिस्टर ए की जगह तुम ले लो और देखो कि मेरे को किस सिचुएशन में डाला जा रहा है। फिर तुमने जो भी पढ़ा है, एसेस पढ़े हैं, दिमाग में याद करो, रिकॉल करो एग्जाम में कि हाँ ये एसेस मैंने पढ़े, ये ऐसे का ये लॉजिक इस केस में बैठ सकता है, वो ऐसे का वो लॉजिक इस केस में बैठ सकता है। ऐसे क्वेश्चन आंसर करके आओगे ना, ट्रस्ट मी मेरे भाई, ऑडिट में मार्क्स मिलते हैं। और वही मेरा अगला टिप है कि सिर्फ लिखने के ऑडिट में मार्क्स नहीं मिलते हैं, बट रेलेवेंट्स और रेलेवेंट लॉजिक के साथ लिखोगे तब मार्क्स मिलेंगे। एंड मेन चीज याद रखना, ऑडिट को भी ऐसे ही पढ़ना है जैसे लॉ पढ़ रहे हो। लॉ में सेक्शंस पढ़ते हो ना, ऑडिट में वैसे भी एसेस भी लॉ की तरह पढ़ने हैं। कमिंग टू द लास्ट पेपर, दैट इज योर फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब मैं एक बात बोलूं, मतलब ये वही सब्जेक्ट है जो मैं भी पढ़ाता हूँ, तो इसलिए इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मैं बोलूँ, अगर तुम FM SM का नॉलेज लेके नहीं जा रहे हो ना, तो ना आर्टिकलशिप में ना CA बनने के बाद तुम किसी कंपनी को एनालाइज कर पाओगे। यू विल नॉट बी एबल टू एनालाइज एनी कंपनी स्ट्रैटेजिक मूव। मार्केट में हर कंपनी बिजनेस डिसीजन लेती है। अब वो कंपनी बिजनेस डिसीजन क्यों लेती है, उसने ये कंपनी ने ये फैसला कैसे लिया, क्यों लिया, FM SM का नॉलेज नहीं होगा ना, ये प्रैक्टिकली तुम इंटरप्रीट कर ही नहीं पाओगे, फिर काहे के CA बनोगे तुम। तो ये सब्जेक्ट को लोग हल्के में लेते हैं, बट एक्चुअली ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नाउ मूविंग टुवर्ड्स एकेडमिकली, FM जो है, FM जो है मेट्रिक बेस्ड है, मतलब फॉर्मूलाज है, फाइनेंशियल टूल्स है, तुम्हें लॉजिक के साथ याद करना है। ठीक है, मेन चीज़ यहाँ पर पता है क्या है, FM में यू हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ इनकम्प्लीट डेटा। जैसे रेशियो एनालिसिस में वो लोग आधी अधूरी बैलेंस शीट दे देते हैं, थोड़े बहुत रेशियोज दे देते हैं, छोड़ देते हैं। यू विल हैव टू कंप्लीट। तुम्हें पता है कि हाँ अगर मेरे को करंट एसेट दिया है और करंट रेशियो दिया है तो उससे मेरा करंट लायबिलिटी का बैलेंस निकलेगा। दिस इज हाउ यू हैव टू वर्क इन FM। इनकम्प्लीट डेटा के साथ तुमको खेलना आना चाहिए। SM की मैं बात करूँ तो ये लॉजिक, ये अप्रोच मैंने भी इंटर में फॉलो किया था, तुम्हें भी फॉलो करना चाहिए। यू हैव टू कैच द कीवर्ड्स। देखो हर तुम्हारा फैकल्टी ना तुम्हें कीवर्ड्स लिख, आई एम डैम श्योर अंडरलाइन करवा के ही देगा, और इंस्टीट्यूट भी ना क्वेश्चन में जानबूझ के SM में वो कीवर्ड्स डालती है। वो कीवर्ड्स तुमको कैच करने हैं।
जैसे अगर कोई कीवर्ड आया, मतलब ये मेरे को याद है, शटिंग डाउन मेजॉरिटी ऑफ इट्स ऑपरेशंस, अगर ऐसा आता था क्वेश्चन में तो मेरे को दिमाग में स्ट्राइक होता था कि हाँ ये रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी है। तो ऐसे कीवर्ड्स ना तुम्हारे फैकल्टी भी तुमको अंडरलाइन करवाएंगे, उस पर फोकस करना, एसएम में तुम्हारा काम बन जाएगा। एंड एफएम को समझना है अच्छी तरह से तो इसको स्टॉक मार्केट में अप्लाई करना सीखो। कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आती है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर होता है, रेशियो एनालिसिस। आर्टिकलशिप में जाके फाइनेंशियल्स बनाओगे तब पता चलेगा। ऑडिट रिपोर्ट में भी टैक्स ऑडिट, जब तुम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स फाइल करोगे उसमें एक बहुत इसमें अपने आर्टिकलशिप के फ्रेंड्स से पूछ लेना, टैक्स ऑडिट में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज होता है दैट इज फॉर रेशियो एनालिसिस, वो तुम एफएम में सीखोगे। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज, कौन सी कंपनी क्या अपना रही है, ये सब तुम एक्सप्लोर करोगे ना मार्केट में, तब तुमको मजा आएगा। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ना है। सो भाई फाइनली वैसे तो 4 स्टेजेस है, बट तुम्हारे एग्जाम के लिए बस 3 स्टेजेस है। कहाँ पे ये टिप्स अप्लाई करनी है पहले देखो, जब तुम प्रिपेयर कर रहे हो, मतलब इस स्टेज में तुम कहाँ ये टिप्स को अप्लाई कर सकते हो, फिर रिवीजन में कब ये टिप्स अप्लाई हो सकती है, एग्जाम देते वक्त भी ये टिप्स अप्लाई होती है। मैंने बोला ना एएस बेस्ड क्वेश्चंस, फिर लॉ में नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करना, ये सारी टिप्स एग्जाम के लिए तो कर रहे हो, तो एग्जाम में भी ये टिप्स अप्लाई होगी। ठीक है, एंड प्रैक्टिकली भी अप्लाई करना है अगर इंडस्ट्री में रहना है तो। ठीक है, चलो सो भाई दिस वॉज ऑल अबाउट इट। अब जाने से पहले रुको, मुझे एक चीज बतानी है, प्लीज डू जॉइन अस, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसा और बहुत कंटेंट आने वाला है आगे। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना, क्योंकि वहां पर मैं डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करता हूं। इसी के अलावा 1-on-1 फ्री गाइडेंस जो है वी प्रोवाइडेड फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स हू ट्राई टू कनेक्ट विद मी। एंड भाई साहब हमारा पेड कंटेंट भी है, रिसेंटली एफएम की ई बुक्स लॉन्च की थी। और आपकी जानकारी के लिए चार्टर्ड स्टडीज एकेडमी पर आई टीच फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट। अबे मच्छर भाग, चार्टर्ड स्टडीज एकेडमी पे आई टीच फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट। तो अगर आपको मुझसे पढ़ने में इंटरेस्टेड है, लग रहा है कि यार ये बंदा जो कुछ बोल रहा है इसकी बात में थोड़ा भी दम है, तो यार कोर्स जरूर ले लेना, है ना। चलो मैं लिंक्स अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको मिल जाएगी। सो गाइज आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग।